हमारा आज का टॉपिक है डॉपलर ब्रॉडेनिंग। चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉपलर ब्रॉडेनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रॉडेन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ ब्रॉडेन इज टू बिकम वाइडर और टू मेक समथिंग वाइडर। मतलब सपोज आपके पास ऐसा एक गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, कुछ ऐसा, और जो है आपने क्या किया, और इसको आप बैंडविड्थ बोलते हैं ऐसे। तो आपने क्या किया कि इसका बैंडविड्थ को इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने इसके बैंडविड्थ को वाइड कर दिया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रॉडेन। अब डॉपलर ब्रॉडेनिंग क्या है, तो इधर एक डेफिनेशन है, ब्रॉडेनिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस मेनली द बैंडविड्थ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट के लिए ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस है वो मे बी ऐसे गाउसियन कर्व के फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसका जो बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज होता है, या फिर वो जो वाइड होने का जो प्रोसेस है उसी को हम डॉपलर ब्रॉडेनिंग बोलते हैं। तो चलिए हम जरा समझ लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से ये डॉपलर ब्रॉडेनिंग होता है। आपने जो प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, कि एक सपोज ये आप इधर खड़े हैं, और एक साउंड सोर्स है इधर जहां से साउंड आ रहा है। जब आप इधर खड़े होंगे तो आपको एक फ्रीक्वेंसी का साउंड आपके पास आएगा। सपोज वो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का एक साउंड आ रहा है। अगर ये जो सोर्स है या फिर आप, इनमें से कोई भी या फिर दोनों ही जब मूव करने लगे एक दूसरे की तरफ, तब क्या होता है, जब दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे तो ये आपके पास जो पहले जो फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा था वो फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं आएगा, या तो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा या तो उससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो चलिए अब हम जरा कि डॉपलर ब्रॉडेनिंग के केस में घुसते हैं। आप कंसीडर कीजिए आपके पास एक बॉक्स है, एक वॉल्यूम है, जिसके अंदर क्या है, आपने गैस रखा है, काफी सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, और कोई भी एक टेम्परेचर में, सपोज T इक्वल्स टू, ये केल्विन में है 293 केल्विन। इसमें क्या है, इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो है एक रैंडम थर्मल मोशन होता है। ये रैंडम थर्मल मोशन होता है, और ये थर्मल मोशन फ्रीज हो सकता है जब T इक्वल्स टू 0 केल्विन होता है, ऐसा माना जाता है। तो जब ये थर्मल मोशन होता है तो आपको पता है जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उससे कुछ वेव्स रेडिएट होते हैं। तो अब हम जो वेव्स है, इन वेव्स को दोनों तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो लेबोरेटरी फ्रेम है वहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब हम जो है इस कंटेनर को बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनके सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आप गैस मॉलिक्यूल के ऊपर बैठे हैं और आपके चारों तरफ से जो है गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं। वो होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हम इस प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे। तो सपोज कि आप इधर एक गैस मॉलिक्यूल के ऊपर बैठे हैं और एक गैस मॉलिक्यूल इधर है, इधर ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और आपके पास इसके वाइब्रेशन के लिए एक वेव आ रहा है और आप इधर बैठ के इस वेव के जो है फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं। फाइन। पर सपोज क्या हुआ कि आपने जो है उस कंटेनर में टेम्परेचर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो, आप जिस फ्रेम में बैठे, आप जिस मॉलिक्यूल के ऊपर बैठे वो मॉलिक्यूल और जो मॉलिक्यूल आप देख रहे थे वो मॉलिक्यूल भी मूव करने लग गया। तो क्या होगा कि जो है ये भी मूव करने लग गया और आप जिस मॉलिक्यूल पे बैठे हैं वो भी मूव करने लग गया। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट, कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी अब आएगा वो कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा। सपोज वो F1 फ्रीक्वेंसी हो गया। ऐसा ही होता है। मैंने क्या बोला कि डॉपलर इफेक्ट में जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस है वो चेंज होते हैं, उनका जो विड्थ चेंज हो जाता है। तो वो विड्थ कैसे चेंज होगा और कितना अमाउंट में चेंज होगा, वही हम इस डॉपलर इफेक्ट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज हो गया, तो फिर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस थर्मल मोशन के लिए, वो भी उसका भी जो है बैंडविड्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ
के बारे में जानना जरूरी है। मैं इस वीडियो में ये मान के चलूंगा कि आपको इस बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो आप प्लीज उसको पहले देख लीजिए, आप उसको समझिए और फिर आप ये वीडियो देखिए तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो अब हम जो है इसके डेरिवेशन पार्ट को देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो सपोज कि आप इस मॉलिक्यूल के ए मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हैं और आप बी मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बी मॉलिक्यूल से जो वेव आ रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो बी आप आसानी के लिए हम मान लेंगे कि ए मॉलिक्यूल फिक्स्ड है और बी मॉलिक्यूल जो है वी वेलोसिटी में आपकी तरफ आ रहा है। सो सपोज जब ए एंड बी दोनों फिक्स्ड थे तब आप जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे थे वो था एफ नॉट, एंड जब बी आपकी तरफ वी वेलोसिटी से आने लगा तब आप जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है एफ। एंड जो डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है उससे हमें ये पता लगता है, आप किसी भी बुक से ये देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन में हम अब नहीं जाएंगे कि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। तो वो जो है वो जो न्यू मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी है वो होगा एफ नॉट 1 प्लस वी बाई सी। ओके, सो अब हम एक फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखेंगे। हम एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिराइव करेंगे इधर से। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, जो है सपोज जो है पीवी, ये एक वेलोसिटी का फंक्शन है, डीवी इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ अ वेलोसिटी कंपोनेंट बिटवीन वी टू वी प्लस डीवी। ओके, so PV/dV is the fraction of molecules with a velocity component between V to V plus dV along a line। ये चीज आप गौर में रखिएगा क्योंकि हम जो है इसको वन डायमेंशनल केस में सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। और जो है PV/dV अगर ये है तो PF हम इस फंक्शन को फ्रीक्वेंसी का फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो होगा PF/dF इक्वल्स टू PV और हम V को VF लिखेंगे, बाद में पता चलेगा क्यों, dVF/dF। ओके, तो हमने क्या किया, इसको फ्रीक्वेंसी के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिधर VF क्या है आपका, जस्ट इस फॉर्मूला से आएगा, ये जो नंबर 1 फॉर्मूला है इधर से आपको मिलेगा C टाइम्स F डिवाइडेड बाई F नॉट माइनस 1। ये है आपका VF का वैल्यू। फाइन, ये हो गया आपका VF का वैल्यू। और अब हम इधर VF के वैल्यूज को पुट करेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा, तो पहले हम एक चीज करते हैं, dVF इसका वैल्यू देखते हैं। ये VF होगा dVF F के रिस्पेक्ट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो वो होगा C डिवाइडेड बाई F नॉट, और हम इसके वैल्यू को इधर पुट करते हैं C डिवाइडेड बाई F नॉट PV और VF का वैल्यू हम इधर से पुट करेंगे जो होगा CF डिवाइडेड बाई F नॉट माइनस 1 एंड आखिर में एक DF होगा। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सो एक नया पेज ले लेते हैं हम, या सो क्या होगा, तो मैं पहले आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो जरा याद करवा देता हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी C टू C से C प्लस DC के बीच में है, उनका जो नंबर है वो है 4 पाई, 3 डायमेंशनल केस में a क्यूब e टू दी पावर माइनस b c स्क्वायर dc ये है। और a का वैल्यू जो है वो है b अपॉन रूट ओवर b अपॉन पाई, एंड b का वैल्यू जो है m बाई 2 kt ये है। फाइन, और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फंक्शन लिया था PV/dV, आपको याद होगा ये फ्रैक्शन था जो मॉलिक्यूल्स V से V प्लस dV के अंदर मूव कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम जो है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे। वो क्या होगा, m बाई 2 पाई kt रूट ओवर एक्सपोनेंशियल, मतलब जो e टू दी पावर का पोर्शन था mv स्क्वायर 2 kt dv। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये जो है हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखा था इधर, तो आपने बोला था a क्यूब है, सो उस हिसाब से तो इधर m बाई 2 पाई kt टू दी पावर 3/2 होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं है। सो देखिए, मैंने पहले ही बोला था, आप इस बात पे गौर कीजिए, जब डॉपलर बॉन्डिंग का केस है इसमें हम अलोंग ए लाइन, मतलब हम 1D केस को कंसीडर करेंगे, 1D केस को कंसीडर करेंगे, हम 1D केस को इधर कंसीडर करेंगे। ओके, और ये जो है वो 3 डायमेंशनल केस के लिए है। सो
1D केस में जो फार्मूला ये फार्मूला होता है, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो अलोंग द लाइन मूव कर रहा है, हम ये मान लेते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में ये समझना थोड़ा मुश्किल है डॉपलर ब्रॉडनिंग। सो हम 1D से काम चलाएंगे पहले, और अब हम इसका करस्पॉन्डिंग जो है फ्रीक्वेंसी का फंक्शन लिखेंगे, pf df, वो होगा c/f0। हम जरा लिख हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको ऐसे लिखा, और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, v का वैल्यू हमने पुट कर दिया। हमने v का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट किया था, ये vf होगा। v का वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, वो था क्या, ये था vf का वैल्यू जो हमें इस नंबर 1 इक्वेशन से मिला था। और हम क्या करेंगे कि हम इस vf के वैल्यू को इधर पुट कर देंगे सिंपली, और हम जो pf df का जो इक्वेशन था उसमें हम vf का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो हमने ये पुट कर दिया, आप देख सकते हैं पुट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, √c² f0² किया, और हमने इस टर्म को भी रूट के अंदर ले लिया। आप देख सकते हैं कि c² f0² है, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म जैसे का है वैसे ही हमने रहने दिया। और फिर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिला। सो हमने इस फंक्शन को ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा, तो चलिए अब हम एक रेफरेंस देख लेते हैं। आपके लिए मैंने एक स्पेशल नोट तैयार किया है कि आप ये देखिए, ये जो है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और इसमें जो है सिग्मा आप देख सकते हैं gx = 1/√2 पाई e⁻x - μ² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। और इधर आप देख सकते हैं ये सिग्मा जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और म्यू जो है इसका बोलते हैं हम मीन वैल्यू। सो गाउसियन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखता है अगर हम उसको x के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो। और जिन पॉइंट्स में, जो दोनों पॉइंट्स में g का वैल्यू g मैक्स से हाफ होगा, उन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। सो हम तो इधर बोल रहे थे कि हम डॉपलर बर्डिंग में बैंडविड्थ के चेंज को मेजर करेंगे, तो इसीलिए हमने जो फंक्शन है उसको ऐसे फॉर्म में लाया। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कि हम जो है इन दोनों x1 और x2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे, जहां पर g मैक्स मतलब g का वैल्यू g max/2 होता है। सो g मैक्स कितना होगा, कोई भी एक्सपोनेंट जो है e⁻x, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1। ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। सो हम इस साइड में g के वैल्यू को लिखेंगे, और x1 और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ x2 का वैल्यू x1 से ज्यादा है, तो x2 हमने ये वाला चूज किया और x2 हमने कम वाला चूज किया। सो अगर आप जो है बैंडविड्थ को निकालेंगे वो होगा डेल्टा x, और डेल्टा x का वैल्यू होता है x2 - x1। सो वो होगा 2√2 सिग्मा। सो हमारा जो है इधर हमको क्या मिलेगा जरा देखिए। पहले देख सकते हैं एक फैक्टर है 1/√2 पाई का, एक इंपॉर्टेंस है, ये हम नहीं बताएंगे। अगर आप एरर फंक्शन अपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। और एक्सपोनेंस है, सर पे क्या है e⁻ है, इधर भी माइनस है, और एक क्या है स्क्वायर टर्म है f - f0, इधर क्या है x - μ², और नीचे क्या देख सकते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर टर्म है, और इसके नीचे भी कुछ टर्म है। सो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको सिग्मा का एक वैल्यू मिल सकता है। कैसे मिल सकता है चलिए देखते हैं। अब देखिए इधर हम कंपेयर करेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे 1/2 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो सेम है दोनों में। 1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2kT f0²। सॉरी एक गलती हो गया, ये होगा देख सकते हैं 1/σ² है, इधर क्या है 1/σ²। सो 1/σ² हम ये टर्म लिखेंगे, इधर का जो ये रेस्ट टर्म है बाकी का mc² के साथ। सो वो होगा mc² डिवाइडेड बाई 2kT f0²। सो σ² होगा kT f0² डिवाइडेड बाई mc²। सो हमने देखा कि हमने ये सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। सो वो है √kT f0² बाई mc²। और हमने जो है गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी हमने सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट किया था। ओके, सो हमने गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जो बैंडविड्थ का वैल्यू कैलकुलेट किया था वो था 2√2 सिग्मा। सो उसमें भी एक सिग्मा था, और हमने इन दोनों फंक्शंस को गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये फंक्शन जो है मतलब pf df का जो फंक्शन है, इन दोनों को कंपेयर करके हमने एक सिग्मा का वैल्यू निकाला। सो जब हम बैंडविड्थ निकालना चाहेंगे इस फंक्शन के लिए, अगर हम बैंडविड्थ निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा f, और उसका वैल्यू √2 ln2 सिग्मा 2√2
ln2 और सिग्मा का वैल्यू हम ये रख देंगे इधर KT F0 स्क्वायर MC स्क्वायर। और अगर हम सारे चीजों को रूट के अंदर ले लेते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा 8 KT ln2 MC स्क्वायर F0। ओके, जो बाकी टर्म था हमने उसको F0 के अंदर ले लिया और हम इसको डेल्टा F बोल देंगे। ये है हमारा बैंडविड्थ। सो ये है हमारा बैंडविड्थ डॉपलर बर्निंग के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस का बैंडविड्थ ये होता है। फाइन। सो आप समझ ही सकते हैं अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फिर जो है जो उनका जो रैंडम मोशन है हमने अभी दिखाया था, जो कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स उनका रैंडम मोशन चेंज होगा, उसका जो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा तो फिर जो बैंडविड्थ में भी एक चेंज आएगा। सो फिर क्या हो सकता है कि आपका जो बैंडविड्थ है वो ब्रॉडन हो सकता है, वो भी वाइडर हो सकता है। सो इतना ही था हमारा डॉपलर बर्निंग का क्लास। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।